नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल स्वेट्स पैशन पे वेलकम है। मैं इधर AR देसाई को आपको पढ़ा रही थी। 10 दिनों में मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया क्योंकि जानते ही हैं कि कंटेंट बनाने में मुझे टाइम लगता है। तो आज फिलहाल मैं AR देसाई को कंप्लीट करूंगी, जिसमें आज AR देसाई के मैं 2 और कॉन्सेप्ट को पढ़ाऊंगी। एक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड द सेकंड वन इज वेलफेयर स्टेट। दोनों ही कॉन्सेप्ट इनके इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म को एक्सप्लेन किया है, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आज स्टार्ट करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी फ्रॉम फ्यूडल इकोनॉमी टू कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ऐसा वो बोलते हैं। देखिए, पहले तो दो अंतर हमें जानने होंगे कि चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन में क्या अंतर है। चेंज मतलब पूर्णतः जो परिवर्तन हो जाए चीजों में, और ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि चीजें बनी हुई हैं, बस उनके जो स्ट्रक्चर है, उनका जो नेचर है, उसमें चेंजेस। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन मतलब रूपांतरण, जैसे रूप में अंतर। फॉर एग्जाम्पल कि मैरिज जैसे इंस्टीट्यूशन पहले भी थे सोसाइटी में, आज भी है सोसाइटी में, बट क्या हुआ कि उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आ गए। पहले मैरिज के अलग फॉर्म्स देखे जाते थे हमारे। आप हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो मैरिज के 8 टाइप्स दिए गए हैं ना। हिंदू मैरिज के देव विवाह, आर्ष विवाह, पिशाच विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, इस तरह के टोटल 8 टाइप्स ऑफ मैरिजेस हैं। और आज देखा जाए तो आज भी सोसाइटी में मैरिज इंस्टीट्यूशन जो है वो है, बट क्या हुआ है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। मतलब उसमें चेंजेस ऐसे आए हैं कि मैरिज इंस्टीट्यूशन तो है, बट उसका तरीका जो है वो थोड़ा सा बदल गया है। तो इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो इनका जो AR देसाई का कॉन्सेप्ट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, उसमें इन्होंने बताया कि इंडियन सोसाइटी में भी ट्रांसफॉर्मेशन आया है। फ्यूडल इकोनॉमी से हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ मूव किए हैं। आपको पता है कि AR देसाई जो थे वो मार्क्सिस्ट थे, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को तो ये फेवर करेंगे ही करेंगे। तो इस तरह से इन्होंने बताया वॉज द रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया। और इन्होंने बताया, आप सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म देखिए तो उसमें उन्होंने बताया था कि जो राष्ट्रवाद है, जो आधुनिक राष्ट्रवाद है, उसका जन्म ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट के बाद ही होता है। इसी तरह उन्होंने बताया कि जो हम फ्यूडल इकोनॉमी से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ मूव किए हैं, इट इज ओनली ड्यू टू द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। भारत में जो ब्रिटिशर्स आए उसकी वजह से ये चीजें आई हैं। The capitalist path of development was adopted by the Britishers in the political and economy policies at the level of trade, industry and finance. उन्होंने कहा कि फाइनेंस लेवल पे, ट्रेड के लेवल पे या इंडस्ट्री के लेवल पे जो कैपिटलिस्ट तरीका है विकास का, जो पूंजीवादी तरीका है विकास का, उसे यहाँ ब्रिटिशर्स ने अडॉप्ट किया था। With the introduction of new economic reforms, there was the disruptions of the old economic system in India. और जैसे जैसे यहाँ पर न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जो आधुनिक जो आर्थिक सुधार के जो तरीके आए, जब जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ वेस्टर्न कंट्रीज में, उसको हम धीरे धीरे यहाँ अडॉप्ट किए। साइंटिफिक रेवोल्यूशन हुआ, उसको हम धीरे धीरे अडॉप्ट किए। तो ये जो नए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो आए वेस्टर्न कंट्रीज में, उसका एक कॉलोनिज्म की वजह से ब्रिटिशर्स इसको यहाँ अडॉप्ट किए, और इस वजह से इंडिया का जो ओल्ड इकोनॉमिक सिस्टम था वो धीरे धीरे रिप्लेस होता गया और हम न्यू इकोनॉमिक सिस्टम की तरफ प्रवेश करते चले गए। The old land relations and artisans got replaced the new land relations and modern industries. क्या बोला जा रहा है कि जो पुराने जो लैंड रिलेशंस थे, मतलब जो जमींदार और जो खेतों पे काम करते थे, उनके बीच जो आर्टिशंस के बीच जो रिलेशंस थे, वो रिलेशंस धीरे धीरे रिप्लेस होते गए। और अब क्या नया रिलेशंस आ गया, कैपिटलिस्ट वर्सेस जो उसमें वर्कर काम कर रहे हैं वो। दैट मीन्स कि बॉर्जुइज वर्सेस प्रोलिटरेट का जो रिलेशंस है, वो इस तरह के नए रिलेशंस इंडिया में डेवलप होते चले गए। देयर वॉज द एमर्जेंस ऑफ जमींदार्स एज द प्राइवेट ओनर ऑफ द लैंड। और अब धीरे धीरे जमींदार्स का यहाँ पर रोल आने लगा। फ्यूडलिस्ट इकोनॉमी से हम धीरे धीरे जमींदारी सिस्टम की तरफ आ गए। उसमें क्या हुआ कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का ज़्यादा मसला आने लगा। जो प्राइवेट ओनर्स थे, मतलब जो प्राइवेट जिनकी अपनी जमीन पे, अपनी संपत्ति पे, अपने भूमि पर जिनका आधिपत्य था, वैसे जमींदारी सिस्टम यहाँ पर
शुरू हुई. Even new class groups also emerged with the shift in the economic system, which included the groups like agriculture, fragmentation of land, etc. Also led to the transformation of Indian villages. अब इसकी वजह से जो इंडियन विलेज का स्ट्रक्चर था वो धीरे धीरे चेंजेस होने लगा. दिस हैज ऑल्सो रिजल्ट इन द polarization of classes in agrarian areas, poverty in rural areas and exploitation of classes by the landowners. और इस तरह से पोलराइजेशन होने लगा, मतलब कि एक ऐसा ग्रुप जो जिनका लैंड पे जो कब्जा था वो एक तरफ पोलराइज होने लगे, और उस लैंड पे जो लोग काम करने वाले थे जिनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था वो दूसरी तरफ पोलराइज होने लगे. आप मार्क्स की थ्योरी पढ़िए तो मार्क्स की थ्योरी यही तो कहती ना कि कैपिटलिस्ट का अलग एक ग्रुप हुआ, जो प्रोलिटरेट थे उनका एक अलग ग्रुप हुआ, तो पोलराइजेशन हुआ. और पोलराइज में उन्होंने इसीलिए लास्टली 2 क्लास की ही बात की है. बाद में वेबर ने जो स्ट्रैटिफिकेशन के बताए तो उसमें और उन्होंने क्लासेस बताए हैं और रीजन बताए हैं उस स्ट्रैटिफिकेशन के. तो धीरे धीरे और क्लासेस इमर्जेंस की बात बाद के लोगों ने की है, बट मार्क्स ने पोलराइजेशन थ्योरी को बताते हुए उन्होंने बताया कि फाइनली 2 ही तरह के ग्रुप्स सोसाइटी में हमें नजर आते हैं. Similarly, in urban society, there were capitalist, industrial, working class, petty traders, professional class of doctors, lawyers, इंजीनियर्स एक्सेट्रा. उसी तरह इन्होंने अर्बन रूरल पोलराइजेशन की बात की और फिर देसाई ने अर्बन पोलराइजेशन की भी बात की. अर्बन में बताया कि और भी क्लासेस नजर आने लगे. मार्क्स ने तो सिर्फ 2 ही क्लास की बात की थी, बट इन्होंने कैपिटलिस्ट क्लास, कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास, पेटी ट्रेडर्स, प्रोफेशनल क्लास ऑफ डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, मतलब वाइट कॉलर जॉब्स, ब्लू कॉलर जॉब्स, इनके बारे में भी चर्चा की है. द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज, पोस्टल सर्विसेज, यूनिफॉर्म लॉज, ये सब आने लगे धीरे धीरे. ब्रॉट द क्वालिटेटिव चेंजेस इन द इंडियन सोसाइटी. इवन दो ब्रिटिशर्स हैड द एक्सप्लॉयटेटिव मैकेनिज्म, स्टिल इट रिजल्ट इन द यूनिफिकेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी. ये मैंने सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म में भी बताया है कि ऐसे तो ब्रिटिशर्स जो हैं वो यहाँ पर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेलना चाहे, बट धीरे धीरे उनकी इस पॉलिसी में भी भारत में यूनिफिकेशन मतलब लोग जोड़ने का काम किया लोगों को, और इस तरह से नेशनलिज्म जैसा कॉन्सेप्ट इंडिया में जन्म लिया. तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी के बारे में ए आर देसाई कहें. अगर कभी एग्जाम में आता है तो आप जरूर इसी तरह लिखिएगा. नेक्स्ट, ए आर देसाई ने वेलफेयर स्टेट की बात की है. वेलफेयर स्टेट को हम पहले समझते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट डू यू मीन बाय वेलफेयर स्टेट. A welfare state is that which looks after the welfare of the people concerning with different aspects, political, economy, social, religious, cultural development, etc. of the people. कहा जा रहा है कि आखिर वेलफेयर स्टेट मतलब जो कल्याणकारी राज्य होता है वो कैसा राज्य होता है, जो लोगों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विकास आदि के विभिन्न पहलुओं से लोगों का ध्यान रखता है, उनके कल्याण के बारे में कार्य करता है. देसाई क्रिटिसिज्म ऑफ द क्लेम मेड बाय वेलफेयर स्टेट. देसाई इस वेलफेयर स्टेट के क्लेम का क्रिटिसाइज करते हैं. उनका लास्टली कंक्लूजन ये है कि वेलफेयर स्टेट जैसी कोई चीज ही नहीं है, ये मिथ है. ठीक है, आगे मैं इस पे बताऊंगी. ही अप्रोच द आइडिया ऑफ स्टेट ऑल्सो फ्रॉम द मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव एंड हेंस ही वॉज मोर इंटरेस्टेड इन द कैपिटलिस्ट डायमेंशन ऑफ द इंडियन स्टेट. चूंकि ये मार्क्सिस्ट रहे हैं, ये मार्क्सिस्ट थ्योरी को ही इंडिया में लेकर के आए और इंडियन सोसाइटी का मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से इन्होंने एनालिसिस किया. तो ये कहते हैं कि इंडियन जो वेलफेयर स्टेट है ऐसा कुछ कोई कॉन्सेप्ट है नहीं बेसिकली. और आगे चल के बताते हैं कि इन्होंने ये बताया है कि इन एन एसे कॉल्ड द मिथ ऑफ द वेलफेयर स्टेट. ठीक है, देसाई प्रोवाइड्स अ डिटेल क्रिटिक ऑफ दिस नोशन. एक इन्होंने पेपर लिखा द मिथ ऑफ द वेलफेयर स्टेट, उसमें इन्होंने पूरी बात की. इन्होंने बताया कि वेलफेयर स्टेट जो है उसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. क्या? वेलफेयर स्टेट एक पॉजिटिव स्टेट होता है. वेलफेयर स्टेट में डेमोक्रेसी जो है, लोकतंत्र जो है वो इसेंशियल कंडीशंस है. और थर्ड बताया कि वेलफेयर स्टेट मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो करता है. सबसे पहले फर्स्ट हम समझते हैं पॉजिटिव स्टेट. आप तीनों पॉइंट को अच्छे से समझ रहे हैं
कि दिस मीन्स दैट अनलाइक द लेजर्स फेयर of classical liberal political theory, the welfare state does not seek to do only the minimum necessary to maintain law and order. The welfare state is an interventionist state and actively uses its considerable powers to design and the implement social policies for the betterment of society. देखिए वेलफेयर, ए आर देसाई का कहना है कि जो वेलफेयर स्टेट है बेसिकली वो पॉजिटिव स्टेट है, बहुत सकारात्मक तरीके से काम करता है, लोगों के कल्याण के लिए कार्य करता है। जैसे लेजर्स फेयर जो स्टेट होते हैं वो इसके ठीक अपोजिट होते हैं, उसमें प्राइवेट ओनरशिप ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। वेलफेयर स्टेट ठीक उल्टा काम करता है, ये लोगों के जो मिनिमम बेसिक नीड्स हैं उनको फुलफिल करने का काम करता है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम करता है, ये सारी चीज़ें वो, और सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए काम करता है। दूसरी चीज़ उन्होंने बताया कि वेलफेयर स्टेट में डेमोक्रेसी जो है वो इसेंशियल कंडीशन है। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र जो है वो इसेंशियल कंडीशन है। The welfare state is a democratic state. Democracy was considered as an essential condition for the emergence of welfare state. Formal democratic institutions, especially multi-party elections, were thought to be defined features for the welfare state. मतलब कि बहुत सारे दल एक साथ खड़े होंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, उसमें से हम किसी एक का चुनाव करेंगे इलेक्शन के प्रोसेस के थ्रू, और फिर हम इस तरह का एक शासन चुन करके लाएंगे जिसमें डेमोक्रेसी आप सभी जानते हैं, जिसमें पीपल्स पार्टिसिपेशन सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वेलफेयर स्टेट एक डेमोक्रेटिक स्टेट की तरह काम करता है। थर्ड इन्होंने बताया कि मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, मतलब प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर्स यहाँ पर मिल करके काम करते हैं। अ वेलफेयर स्टेट इन्वॉल्व्स अ मिक्स्ड इकोनॉमी। अ मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स एन इकोनॉमी वेयर बोथ प्राइवेट कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस एंड स्टेट एंटरप्राइजेस को एग्जिस्ट, दोनों मिल करके एक साथ काम करते हैं। अब ये बोलते हैं कि वेलफेयर स्टेट के क्राइटेरिया क्या होने चाहिए। फ्रीडम फ्रॉम पावर्टी, डिस्क्रिमिनेशन, सिक्योरिटी फॉर ऑल, मतलब कि पावर्टी से, गरीबी से, मतलब वेलफेयर स्टेट ऐसा होना चाहिए जो हमें गरीबी से मुक्ति दिलाए, डिस्क्रिमिनेशन जहाँ बिल्कुल ना हो, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर, इकोनॉमी, किसी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सभी के लिए सिक्योरिटी हो। दूसरी चीज है कि इक्वालिटी ऑफ इनकम। तो क्या वेलफेयर स्टेट इनइक्वालिटीज को रिमूव कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ इनकम? क्या सबको एक बराबर इनकम मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। थर्ड इन्होंने बोला कि प्रेफरेंसेस टू रियल नीड्स ऑफ कम्युनिटी, मतलब डज द वेलफेयर स्टेट ट्रांसफॉर्म द इकोनॉमी इन अ सच अ वे दैट द कैपिटलिस्ट प्रॉफिट रियली फुलफिल द नीड ऑफ कम्युनिटी। इसमें वो जो सरप्लस वैल्यू की थ्योरी है कि जो कैपिटलिस्ट एक्स्ट्रा इनकम गेन करते हैं क्या वो प्रोलिटरेट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? अगर कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड वेलफेयर स्टेट, पर ऐसा हमें दिखाई नहीं दे रहा। स्टेबल डेवलपमेंट, तो क्या स्टेबल डेवलपमेंट हो रहा है? मैं इसको पढ़ दे रही हूँ, थोड़ा सा हौच पौच है। स्टेबल डेवलपमेंट फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ इकोनॉमिक बूम्स एंड डेवलपमेंट, कि डिप्रेशन, सॉरी, कि जो एकाएक मंदी छा जाती है या एकाएक इकोनॉमिक बूम हो जाता है, वेलफेयर स्टेट में ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टेबल डेवलपमेंट होना चाहिए और एम्प्लॉयमेंट, सभी को रोजगार मिले। अंत में ए आर देसाई कहते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ अबव क्राइटेरिया, जो पीछे मैं क्राइटेरिया आप लोग को बताया हूँ, फ्रीडम फ्रॉम पावर्टी, डिस्क्रिमिनेशन, सिक्योरिटी फॉर ऑल, इक्वालिटी ऑफ इनकम, प्रेफरेंसेस टू रियल नीड ऑफ कम्युनिटी, एम्प्लॉयमेंट, स्टेबल डेवलपमेंट, ये सारे जो क्राइटेरिया हैं, इस बेसिस पे अगर देखा जाए तो जो अपने आप को वेलफेयर स्टेट के रूप में दावा करते हैं, जैसे ब्रिटेन हुआ, यूएसए हुआ, ये सारी जो कंट्रीज हैं यूरोप के, ये भी ट्रू वेलफेयर स्टेट नहीं है। दे आर नॉट ट्रू वेलफेयर स्टेट, इवन दे आर नॉट इवन एबल टू प्रोवाइड बेसिक सोशल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी टू देयर सिटीजन, क्योंकि ये भी अपने नागरिकों को जो मूल अधिकार होते हैं, मूल कर्तव्य होते हैं, सामाजिक और आर्थिक जो सुरक्षा होती है, वो भी ये प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। दे आर अनएबल टू रिड्यूस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जो आर्थिक रूप से असमानता हर देश में हम देख रहे हैं, उस असमानता को ये रिमूव नहीं कर पा रहे हैं।
तो जब रिमूव ही नहीं कर पा रहे हैं, वेलफेयर स्टेट के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो किस बात के वेलफेयर स्टेट? तो लास्ट में ए आर देसाई कहते हैं कि ए आर देसाई इज अ क्रिटिकल ऑफ द क्लेम मेड ऑन बिहाफ ऑफ वेलफेयर स्टेट एंड कंक्लूड दैट दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट, कंक्लूड दैट इट इज अ मिथ। वेलफेयर स्टेट जो है वो एक मिथ है, एक भ्रम है, एक मिथ की तरह सोसाइटी में काम कर रहा है। जो भी वेलफेयर स्टेट के ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कहीं पर पाए नहीं जा रहे हैं, तो फिर वेलफेयर स्टेट कैसा? तो मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड वेलफेयर स्टेट। तो ए आर देसाई के मैंने तीन वीडियोस इसको लेके मैंने डाल दिए हैं। आपको अब ए आर देसाई ऐसे के रूप में आएगा लिखने के लिए तो भी आप लिख सकते हैं, बाकी कुछ और आएगा तो आप अच्छे से इस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से फिर मिलेंगे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।